इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखित राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामयी सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूं कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख, प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम
जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(j) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के
माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्रवाइयों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकार के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्रवाइयों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्रवाइयों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।